नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक महिला की आतंकियों ने हत्या की है। कश्मीरी पंडित, ये महिला टीचर बताई जा रही है। उनके निशाने पर लगातार हम देख रहे हैं, आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित है। वो कश्मीरी पंडित जो वहां पर अपनी नौकरी के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बार बार उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आइए घाटी में रहिए और आपको सुरक्षा दी जाएगी। बावजूद इसके ऐसी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अब कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर चुके। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी इस बात को लेकर हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक और घटना इससे जुड़ी हुई जो सामने आई कुलगांव से, जहां पर महिला टीचर की गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। स्कूल में घुसकर आप समझिए महिला शिक्षक को गोली मारी गई है। फिलहाल अब जो आतंकी हैं उनके लिए तलाश जारी है, उनको पकड़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन टारगेट किलिंग में महिला टीचर की हत्या हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंच गए हैं। वहां पर उनका आज पूरे दिन कार्यक्रम है। सीधे आपको वहीं की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त पुष्प वर्षा उनके काफिले पर की जा रही है। गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें किसानों से जुड़ी कई परियोजनाओं का यहां पर ऐलान किया जाएगा। तो शिमला में प्रधानमंत्री का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है पुष्प वर्षा के साथ। तो ये तस्वीर आप देखिए, खचाखच यहाँ पर लोग बैठे आपको नजर आ रहे हों। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी होगी। शिमला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये काफिला। लोग उनके इंतजार में खड़े, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हों या स्थानीय लोग जो उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लाभार्थियों से वो बात भी करने वाले हैं वहां पहुंचने के बाद। शिमला में पहुंच चुके हैं और लोगों के द्वारा उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? रोड शो देखिए शुरू तो हो चुका है। प्रधानमंत्री इसके बाद जो ऐतिहासिक रिज मैदान है शिमला का, वहां पर पहुंचेंगे और यहीं पर जो कार्यक्रम उसकी शुरुआत होगी है, जिसमें जो 9 मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय, उनके जो 16 अलग बेनिफिशरीज हैं, अलग अलग योजनाओं के, 16 योजनाओं के, उनसे वो सीधा संवाद करेंगे। कई राज्यों में कार्यक्रम पहले से शुरू हो चुका है और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सीधे जो है लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री कुछ विशेष योजनाओं का ऐलान करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश महज 5 से 6 महीनों के भीतर गुजरात के साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसीलिए दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश वालों की नजर में। और खासकर चूंकि रोड शो के बाद अब कुछ ही देर में वो रिज मैदान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। और ये देखिए रोड शो, जो उनका सबसे पहला कार्यक्रम रोड शो का होना था, रोड शो के कार्यक्रम के बाद अब वो पहुंचेंगे। रोड शो के बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा? ये रोड शो को रिज मैदान पर ही खत्म होना है और यहीं पर जो है करीब बड़ी संख्या में लोग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। शिमला के हों, कुल्लू के हों, मनाली के, दूर दराज के लोग यहाँ पर किन्नौर से लेकर के लाहौर स्थिति तक यहाँ पहुंचे। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद उन लाभार्थी से होगा जो देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, जो केंद्रीय मंत्रालय है, उनके जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों के साथ इस रिज मैदान में जो यहाँ पर आए लोग हैं उनके साथ भी सीधा संवाद करेंगे। और इसीलिए योजनाओं के इतर लोगों की नजरें यही है, इस राज्य को क्या प्रधानमंत्री किसी तरह की सौगात देंगे, क्या किसी तरह की घोषणाएं यहाँ पर करेंगे। पिछले महीने के भीतर राज्य जब चुनाव में जाएगा तो सरकार के लिए तो कहीं ना कहीं ये रैली एक इंकरेजमेंट हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री किसी योजना के बारे में इस तरह की कोई घोषणा करते हैं तो जो मौजूदा सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं बल मिलता है। तो इसीलिए सबकी नजरें हैं बस सबसे कुछ ही देर में, जब ये रोड शो लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये यात्रा जो मॉल रोड है वो सीधे होते हुए रिज मैदान की ओर आगे बढ़ेगी। आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर शायद शिमला का चुनाव किया गया है, लेकिन लंबा चौड़ा हुजूम हम यहाँ पर लोगों का तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर अपने पीएम को देखने की लालसा और साथ ही किसानों के से जुड़े जो आज ऐलान होने वाले हैं उस पर सबकी नजर टिकी हुई है।
देखिए 11वीं इंस्टॉलमेंट जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो भी यहीं से रिलीज की जाएगी। तो जो अगली इंस्टॉलमेंट थी, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो खाती के समय वो एक यहाँ से जारी होगी, लाभार्थियों से संवाद भी होगा। और जहाँ तक यहाँ पर हम लोगों की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की 90% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी और वो किसान है ज्यादातर, तो उनके लिए कई सारे अहम मुद्दे और उन सबकी नजर ये है कि 2001 में जब सेब के आयात पर शुल्क लगाया गया था 50%, और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि ईरान समेत दूसरे देशों से जब सेब आता है हिंदुस्तान में तो हिमाचल के किसानों को फायदा नहीं मिलता, तो क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर 100% आयात सेब पर शुल्क लगाने की घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ पोटास और दूसरे कई सारे अहम मुद्दे, जो युवा है उनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो क्या उससे संबंधित किसी बड़ी योजनाओं का यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करेंगे। तो इन्हीं के बाद जाहिर है, इसको आप इस तरह से देखिए कि इसके बाद जो कैंपेनिंग होती है वो लिफ्ट हो जाती है, उसको एक टोन मिल जाता है। और शायद इसी योजना आज के ही कार्यक्रम के बाद चाहे बीजेपी हो यहाँ की राज्य सरकार हो, वो जनता का फिर उन्हीं योजनाओं को लेकर के एक कदम आगे बढ़ेगी। इसके पहले यहाँ पर देखिए कि बिजली की सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी और जिसको जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री ने वो योजना पहले ही लागू कर दी। और इसीलिए आज ये देखना होगा कि केंद्र से ऐसा कौन सा मोरल सपोर्ट या कौन सा आर्थिक सपोर्ट इस राज्य को बड़े तौर पर इस घोषणा में मिलेगा। और उसके बाद समझ लीजिए कि चुनाव की जो टोन है वो यहाँ से तैयार हो रही है। आशुतोष, वहाँ के स्थानीय मुद्दे दरअसल क्या हैं? क्योंकि इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि जहाँ पर चुनाव होते हैं वहां पर दरअसल स्थानीय मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, उसको शायद एड्रेस करेंगे पीएम। देखिए वो जाहिर है प्रधानमंत्री तक उसकी जानकारी होगी, क्योंकि जब जयराम ठाकुर यहाँ से दिल्ली गए थे जाहिर है कई सारे मुद्दे जो है वो केंद्र सरकार तक हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने का, या फिर पोटास की उपलब्धता हो या उसकी बढ़ती कीमतें हो, बिजली की जो समस्या हो, और खासकर अब क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है तो उसको लेकर के जनता का रुख आगे क्या होगा। और इसके इतर खासकर युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला। और आपने देखा कि हाल ही में ज्यादा समय नहीं हुआ जब विधानसभा के बाहर खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए थे, तो ऐसे में सुरक्षा संबंधी मसलों पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। तो कई ऐसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं यहाँ पर राज्य में जिनको लेकर के पिछले चुनाव में अलग वादे हुए, तो उसकी दशकों से अलग अलग सरकारें जो है वायदे करके आई हैं। कितने जमीन पर उतरे और कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनको घोषणा के बाद उन्हें लगता है हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए वो उम्मीदें नजर आती है। इसीलिए ये रैली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसे हम कहते हैं कि आप पहली रैली जब होती है तो उसको एक चुनाव के नजरिए से जोड़ा जाता है। लोग ये मान के चल रहे हैं, कई सारे लोगों से हमने बात की कि आज के बाद एक जो टोन जो पिच तैयार होगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ आशुतोष। इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि एक लंबी चौड़ी पंक्ति यहाँ पर उन लोगों की देखी जा सकती है जो अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर आप देख सकते हैं। दोनों किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त यहां पर प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं, लेकिन इस बीच ये दरअसल शिमला का मुख्य इलाका मॉल रोड, जहां पर इस वक्त दोनों पंक्तियों में यानी कि सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी इन्हें निराश नहीं किया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा के बीच आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि आगे एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम यहाँ पर शिमला में प्रधानमंत्री का होने वाला है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में ये खास कार्यक्रम जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। और इस बीच जहां संबोधन होने वाला है वहां की तस्वीरें देखिए, दूर तक जहां भी निगाहें जाएंगी सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जिलों में जो लाभार्थी लोग हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा। तो सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के 9 मंत्रालयों और विभागों के अलग अलग कार्यक्रमों के जो लाभार्थी हैं उनसे भी सीधा संवाद करेंगे, जो लोग वहां उपस्थित हैं उनसे, और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सरकार के 8 साल पर मोदी सरकार की सौगात जो वो खुद लेकर पहुंचे हैं शिमला, और देखना होगा कि और किस तरीके का ऐलान जब वो अपने संबोधन में जुड़ते हैं लोगों से कहते हैं। फिलहाल ये रोड शो का सबसे पहले का कार्यक्रम उनका था, रोड शो खत्म हो चुका है। अब देखिए वो धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर
हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, क्या ये भी कार्यक्रम में था कि गाड़ी से ही उनको जाना है, वो उतरेंगे भी? क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आते हैं, गाड़ियों से उतर के लोगों के बीच पहुंचते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं। कार्यक्रम में था या ये अभी अचानक से हुआ? आशुतोष, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो आसपास लोग खड़े हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए मंच तक पहुंचने की अब कोशिश होगी, क्योंकि वहां पर भारी तैयारी की गई है। चाहे लोग हों, कार्यकर्ता हों, वो वहां जुटे हैं। ये भी जानकारी मिल रही थी कि वो कार्यकर्ताओं से आज कोई संवाद नहीं करने वाले हैं और किसी मंत्री को भी मंच में बोलने की इस बार इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहला कार्यक्रम रोड शो का ही था और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरकर गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आशुतोष, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पैदल भी उनको चलना था, ये तय कार्यक्रम था या ये अचानक से प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? ये बहुत आखिरी समय पर तय किया गया था कि उनको यहाँ तक आना था। दरअसल जो जगह है हेलीपैड वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर और उसके आगे ये मॉल रोड का पूरा रास्ता शुरू होता है। तो चूंकि अमूमन सारे लोग जो आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर इस रिज मैदान पर पहुंच चुके हैं, तो ये पता था कि एक रोड शो होगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी ये शायद औचक ही हुआ होगा, क्योंकि इसकी जानकारी हम सबको भी नहीं दी गई थी। हम कल रात से पता करते कि ऐसी कौन सी जगह रूट के बारे में कुछ जानकारी दी जाए, तो वो सब बताया नहीं गया था। तो जाहिर है वो भी एक प्रधानमंत्री को का जो है सरप्राइज करने का जो तरीका और साथ में ही जो कनेक्ट है, ये वो कनेक्ट की जनता के बीच सीधे जा रहे थे। इसीलिए आपको दिखाते वो तस्वीर आखिर है कहां पे। एक तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो वाली, हम इस आइकॉनिक मैदान पर हैं जहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। तो अगर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग आए हैं। शिमला ही नहीं, आसपास के दूसरे कई सारे जो सुदूर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हो या फिर तराई में जो ऊना का इलाका हो वहां से हो। और ये जो है ये आइकॉनिक जो मैदान है, रिज मैदान, ये इसको पहचान की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है और इसके ठीक नीचे की तरफ जो मॉल रोड का इलाका है, ठीक नीचे मतलब आप समझिए कि महज कुछ गज की दूरी पर ही वहीं पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। तो वो जैसे ही यात्रा इधर से निपटेगी, प्रधानमंत्री वहां के उस रास्ते सीधे मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का, कई जगहों पर, सिर्फ यही नहीं, रास्ते में कई जगहों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। और जो लोग, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ पुलिस वालों से बात करें, वो भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ तो कभी 31 दिसंबर को भी नहीं देखी गई। यहाँ पर जब नए साल पर लोग आते हैं तो वो संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ से लेकर के लंबा करीबन 200 मीटर आगे तक जो लोग हैं, अब कई रास्तों को बंद करना पड़ा ताकि बहुत ज्यादा लोग ना आए। तो इन व्यवस्थाओं के बीच एलईडी स्क्रीन है ताकि लोग प्रधानमंत्री को देख सकें। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़े जश्न की तैयारी है। शिमला में आज गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सरकारी योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। साल 2020 कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती। भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल। बीजेपी ने कामयाबी का एक और पड़ाव हासिल किया। मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मौके पर बड़े जश्न की प्लानिंग की है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक दुनिया को 8 सालों का हिसाब किताब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश का सिर नीचा हो। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का
पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए अंदाज वाले नमो ऐप को लॉन्च किया है और सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आजादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का दफ्तर भी नए अंदाज में दिख रहा है। कोने कोने में 8 साल की उपलब्धियों के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से अगले 15 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं तक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के बीच जाकर सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों का बखान करें। कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे IMF ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग BPL के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। एक तरफ सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न है, तो दूसरी ओर विपक्ष के ढेरों प्रश्न हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नारा दे दिया है, कहती है 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। 8 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। और ये सारी परिस्थितियां तब, जबकि विश्व के ज्ञात इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक वर्ष के लिए ऑल G7 कंट्रीज वर हैविंग द नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसके बावजूद भारत की यह स्थिति और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उठते हुए फिर भी हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और अब हर घर को नल युक्त जल देने का यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस के सवाल अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 8 सालों में देश ने काफी बदलाव देखे, कई बड़े फैसलों का सामना किया और कोरोना जैसी बड़ी महामारी को पूरे दमखम के साथ झेला। आज तक ब्यूरो। शिमला, जहां पर इस मंच पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा में वो उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी
आपके मार्गदर्शन में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन होना है, वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जश्न की स्थिति दिख रही है, क्योंकि वहां जैसे रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ, उतने तादाद में लोग पहुंचे जितने की कल्पना भी नहीं थी। वहां पर 9 वर्ष के मौके पर भी इतने लोग नहीं पहुंचते जितनी तादाद में लोग उनको चाहे सुनने के लिए या उनके रोड शो में उनको देखने के लिए पहुंचे हों। आपको बता दें, ये उस परिसर की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रोड शो की। पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पैदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन वो अपने ऐसे ही चौंकाने वाले कई कदमों से लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से उतरे और दोनों ही तरफ लोग मौजूद थे। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, लोगों ने भी पुष्प वर्षा उन पर की। तो एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होना है और आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से उनकी कोई संवाद उनका नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए रिज मैदान पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध वहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के सभी जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम भी होंगे। 50,000 हिमाचलियों समेत देश भर के 17 लाख लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जयराम ठाकुर ने लोगों का आह्वान करते हुए ये भी कहा था कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग जुटे और कुछ वैसी संख्या में लोग वहां पर मौजूद भी नजर आए, चाहे उनके रोड शो में हो या उस स्थल पर जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन है, वहां पर भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। अब प्रधानमंत्री किस तरीके का ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। नजर इस बात पर कि कितनी देर में उनका संबोधन शुरू होता है। जैसे संबोधन शुरू होगा आपको संबोधन भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें मंच में वो पहुंचे हैं और वहां उन्हें शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया गया। साथ ही साथ वहां उनके सम्मान के लिए कुछ चीजें भी उनको तोहफे के तौर पर दी गई है। साल के आखिर में आपको बता दें, प्रदेश में चुनाव होने हैं। राज्य में 5-5 साल का बीजेपी कांग्रेस का ट्रेंड रहा है और इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी कि किस तरीके से योजनाएं यहां की जनमानस को देखते और समझते हुए लाया जाए। सरकार के 8 साल के जश्न की शुरुआत एक तरीके से कह सकते हैं इसी जगह से शिमला को उन्होंने चुना। शिमला के रिज मैदान में भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। जो लाभार्थी हैं उनसे पीएम मोदी वर्चुअल भी संवाद करने वाले हैं। तो किसानों के लिए भी सौगात लेकर आए हैं। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कहा जा रहा है कि 20 से 30 मिनट वो संबोधित करेंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, थोड़ी देर में संबोधन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री के पिटारे से इस योजना के अलावा और क्या हिमाचल के लिए निकलने वाला है। क्या कुछ और कार्यक्रम भी है जिससे हिमाचल के लोगों को वहां फायदा पहुंचेगा? देखिए, जिसका जिक्र भी अर्पिता कर रही थी ना कि ये जो पहाड़ी राज्य है वहां पर एक परंपरा रही है कि 5 साल बीजेपी होती है, 5 साल कांग्रेस होती है। तो इस बार सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि उस पुराने ट्रेंड को तोड़ करके एक नया ट्रेंड बनाना जिसमें मौजूदा सरकार एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बावजूद दोबारा लौटे। तो ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, वहां बेनिफिशियरी से बात करेंगे। जो किसान सम्मान किस्त है वो भी जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही आपने ये कहा कि सबकी नजरें इस बात पर हैं कि हिमाचल को आज कौन सी सौगात मिलेगी। लेकिन उसके पहले एक तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये जो रिज रोड, आपने भी नेहा अर्पिता दोनों ने देखा होगा, ये जो रिज का पूरा मैदान है, आमतौर पर ऐसी भीड़ हम यहाँ पर नए साल के मौके पर यही देखते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में दूर दराज से, मतलब ये जो हमने बात की लोगों से कि नारकंडा, किन्नौर तो आप छोड़िए कि कजा के लोग आए हैं, यहाँ नीचे तराई में ऊना तक से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ये ला करके जाहिर बीजेपी ने एक चुनावी बिगुल तो फूंक दिया है। अब जहां तक योजनाओं की बात है कि पुराने कई सारे ऐसे वायदे थे जिनको इन 5 साल में पूरा करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी। हाल फिलहाल में सबसे बड़ी राहत जो राज्य सरकार ने दी वो बिजली पर सब्सिडी की दी, लेकिन क्या किसानों के लिए खासकर जो पोटाश है या फर्टिलाइजर्स के मामले हैं उनमें क्या रेट जो है उनमें कुछ राहत मिलेगी, उनकी उपलब्धता क्या आसान होगी। दूसरा, बड़ी संख्या में हिमाचल में सेब के किसान हैं जिनका जायका पूरी दुनिया में मशहूर है। वो कई दशकों से ये कह रहे हैं कि देखिए आयात 50% आपने रखा हुआ है, लेकिन अभी भी जो विदेशों से सेब आता है उसके चलते हमारा बाजार जो है ठप पड़ जाता है। और वो मांग कर रहे थे कि देखिए 100% जब तक आप आयात शुल्क सेब पर नहीं लगाते हिमाचल के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। क्या उसकी ऐसी कोई घोषणा यहां पर होगी, आयात शुल्क बढ़ाने की कोई बात प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही युवा, पहाड़ी राज्यों में युवाओं में जो काबिलियत है, जो क्षमता है, स्किल संबंधी, रोजगार संबंधी उनके लिए क्या कुछ आएगा। शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी बड़ी योजनाएं क्या प्रधानमंत्री के पिटारे से इस राज्य के निकलती हैं, क्योंकि आज जो भी योजनाएं होंगी आप ये मान के चलिए कि अब से 6 महीने जो प्रचार होगा बीजेपी का या यहाँ की सरकार जब जनता तक जाएगी तो उन्हीं रूपरेखाओं को लेकर के उसी लाइन पर जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि इसे आज चुनावी बिगुल समझिए जो प्रधानमंत्री यहाँ शिमला में बजाएंगे इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर। सबकी नजर है कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा हिमाचल के लिए क्या निकलेगा। नेहा। आशुतोष, इसके साथ ही साथ देखिए अब कई बातें, क्योंकि जयराम ठाकुर सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 5 साल के ट्रेंड का, और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कह दिया था कि गुजरात और हिमाचल में वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा। और रिवाज बदलने की कोशिश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सौगातों के साथ। देखिए 2 ही राज्य में चुनाव है तो बहुत ज्यादा कहीं बीजेपी को मेहनत उस तरह नहीं लगानी पड़ेगी। एक तरफ गुजरात है जो वेस्टर्न स्टेट है प्रधानमंत्री मोदी का, और साथ ही हिमाचल तो छोटा राज्य है। बीजेपी के पास जिस तरह का संगठन है देश भर में, जैसी मशीनरी है, जाहिर उनके लिए वो आसान हो जाती है। तो जब कांग्रेस के सामने चुनौती आएगी तो पहले तो आपको अपना हाउस इन ऑर्डर जिसको कहते हैं वो रखना होगा। उसके साथ साथ वीरभद्र सिंह के न रहने के बाद उनकी जो लेगेसी है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, वो आगे कौन ले जाएगा, तो वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती खड़ी महसूस होती है। इसके साथ साथ इसका जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो उनकी भी सक्रियता यहां पर बढ़ी। और खासकर अगर आप देखें चंडीगढ़ से लेकर के पठानकोट तक ये जो सीमावर्ती इलाके पड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां एक तीसरी पार्टी के लिए भी काफी मौका खुल जाता है। इन सब के प्रभाव के बीच बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि आप पहले जो पुरानी परंपराएं रही हैं 5 साल बदलाव वाली, वो टूटे, वो दोबारा काबिज हों। कांग्रेस अपना घर पूरा ऑर्डर में लेकर के आए, एक नेतृत्व तलाशे और उसके बाद मजबूती से वो मैदान में उतरे, क्योंकि तीसरी जो पार्टी है वो किसका वोट काटेगी ये भी नहीं पता। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच शायद ये ऐसा मौका होगा कि जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव, इस छोटे से पहाड़ी राज्य का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और उसी दिलचस्पी के लिए, उसी चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने के लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा ब्रांड मोदी के नाम का है कि आज जब वो यहाँ मैदान में उतरे हैं तो इस चुनावी रैली में वो क्या सौगात देंगे, क्योंकि वही आखिरकार वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे। अब उदाहरण देता हूं, यहाँ पर बीजेपी के कई जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता है वो भाषण दे रहे थे। मंच से ये कहा जा रहा था कि देखिए जहां मोदी अमेरिका जाते हैं तो वो अमेरिका में हो जाता है, मोदी जापान जाते हैं तो जापान मोदी में हो जाता है। यहां तक कि यूक्रेन में जब हमारे छात्र फंसे थे तो ये मोदी जी की शक्ति का सवाल है कि यूक्रेन ने हमारे छात्रों को जो है रास्ता दे दिया, उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। तो जब आप जिस ब्रांड पर लड़ते हैं उस ब्रांड से आपके राज्य को जो कुछ भी मिलेगा, जाहिर है वहां की जो स्थानीय लीडरशिप है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, जब आप 6 महीने की दहलीज पर खड़े चुनाव पे, आप उन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। इसीलिए सबके पास आखिरी सहारा है। अब से कुछ मिनट बाद जब संबोधन शुरू होगा, अब देखते हैं कि आखिर पिटारे से क्या निकलता है इस पहाड़ी राज्य के लिए। नेहा। जाहिर तौर पर सभी की नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सौगातों का पिटारा यहां पर प्रधानमंत्री शिमला लेकर पहुंचे हैं। शिमला का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी यादें प्रधानमंत्री छोड़ जाते हैं जो आने वाले वक्त तक वहां के लोग याद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आशुतोष आज सुबह देखने को मिला, जब उनका काफिला तो निकला लेकिन गाड़ी से वो बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और ये देखिए रोड शो होगा, इसकी जानकारी थी कि जब हेलीपैड से उतरेंगे तो रिज मैदान तक जाएंगे तो रोड शो हो सकता है, क्योंकि रास्ता ये जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो लोग होंगे, अभिवादन लेंगे। लेकिन वो इस तरह का माहौल बनेगा, इसकी शायद गुंजाइश नहीं थी, ना ही इसकी संभावना थी, ना इसकी कोई जानकारी थी। तो वो एक सरप्राइज था, और ये वो तरीका है कनेक्ट का, मास अपील, मास कनेक्ट। यही शायद प्रधानमंत्री की खासियत है कि कई जगहों पर जब आप देखिए उतर जाते हैं गाड़ी से और रोड शो एक तरह का शुरू हो जाता है, तो वो एक मास कनेक्ट, वो अपनापन देने, वो टच देने की कोशिश
कोशिश है। उसके बाद फिर बारी आती है कि जब आप सभा संबोधित कर रहे हैं, यानी आप टच भी दे रहे हैं, ये अपनापन भी दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप राज्य को क्या दे रहे हैं, ये जाकर के एक पूरा पैकेज बनता है जिसको कम्युनिकेशन पैकेज कहते हैं। उस कम्युनिकेशन पैकेज को लेकर ही यहाँ का नेतृत्व आगे जनता के बीच जाएगा, क्योंकि ये सारी छवियां जो आज हमने देखी, तस्वीरें देखी हैं, ये अगले 6 महीने तक लगातार यहाँ की जो इकाई है वो लगातार कोशिश करेगी कि जनता के जहन में वो ताजा रहे। अब आपका परिचय इस साल के यूपीएससी टॉपर से करवा देते हैं। इसमें पहले नंबर पर बिजनौर की श्रुति शर्मा का नाम है, दूसरे नंबर पर कोलकाता की अंकिता अग्रवाल हैं और तीसरे नंबर पर हैं चंडीगढ़ की गामिनी सिंगला। यानी यूपीएससी एग्जाम में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। ये हैट्रिक लड़कियों ने लगा दी है। ये खबर देश की नारी शक्ति के लिए गर्व का लम्हा लेकर आई। ये कोशिश से कामयाबी तक पहुंचने वाले यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट है। ये 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ सफल होने का जश्न है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2021 के यूपीएससी एग्जाम टॉपर्स में लड़कियों का दबदबा रहा है। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, तो दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल हैं और तीसरे पर गामिनी सिंगला रही हैं। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को पास करने की खुशी है। ये खुशी बहुत मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम है। इसलिए श्रुति शर्मा के घर में जश्न का माहौल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस जर्नी। किसने किसने किया? पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, जिन्होंने मुझे गाइड किया जर्नी में, टीचर्स ने, तो उन सभी के लिए मैं काफी थैंकफुल हूँ। अच्छा, आप जेएनयू से हैं, जामिया से भी आपने कोचिंग की, किस तरीके से ये जो एक जर्नी रही एकेडमिक और उसके बाद एक्सेलेंस की जर्नी, ये कैसी रही? मैंने ग्रेजुएशन अपना हिस्ट्री से किया था सेंट स्टीफन से। उसके बाद जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आई कुडंट कंप्लीट द एंटायर कोर्स, जिसके बाद मैंने यूपीएससी लेने का डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर जामिया में आरसीए में मैंने जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है वहाँ पर गाइडेंस ली। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन ने मुझे काफी कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, जब खबर मिली कि श्रुति शर्मा टॉप नंबर 1, फीलिंग जो एक्सप्लेन करें, किससे साझा किया, कैसे रहा, स्माइल कैसी थी? काफी 2 दिन से मैं लगातार ऐसे हो रहा था कि आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट। तो जब फाइनली आया और हाथ में फोन ही था, तो पहला नाम देखा तो बिलीव नहीं हुआ। 2-3 बार चेक किया, काफी डिसबिलीव था। पर सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को ही बताया, मम्मी को बताया, अम्मा को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफी खुश महसूस हुआ। श्रुति इतिहास की स्टूडेंट रही हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा समाजशास्त्र में मास्टर्स कर चुकी हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए श्रुति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके बाद कड़ी मेहनत और पूरी रणनीति के साथ तैयारी शुरू हुई, जो आज कामयाबी का रूप ले चुकी है। रचना जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना कि श्रुति टॉप की? और बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैं और मम्मी एक दूसरे से मिलके बहुत इमोशनल हो गए। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो चुका है कुछ। मैंने कहा श्रुति देख जरा, ठीक है, सब ठीक ही है ना न्यूज। फिर मैंने टीवी चलाने की कोशिश की, तो टीवी मेरे से चल नहीं पा रही थी, मेरे हाथ ना शिविर कर रहे थे। तो बस, लेकिन ये हो चुका है। जितना खुश श्रुति नजर आ रही है, उससे डबल खुशी आप लोगों के चेहरे पे। वो तो है ही। नानी के चेहरे पे बहुत ज्यादा। बच्चों की खुशी में तो भैया बड़ों की खुशी होती है। यूपीएससी एग्जाम में सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के बजाय अंकिता ने आईएएस बनने का सपना देखा और पूरी शिद्दत के साथ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, जिसकी वजह से अंकिता यूपीएससी परीक्षा में दूसरे स्थान पर पहुंची। मैंने शुरू से काफी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की कोशिश की है। मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट बनाया एंड मैंने खुद से नोट्स वगैरह बनाए जिसपे मैंने काफी फोकस किया और उसने मुझे काफी हेल्प किया बार बार रिवाइज वगैरह करने में। यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनमें टाइम की काफी क्रंच होता है, तो आपके पास समय नहीं होता है ब्लैंक होने का। तो वो एक जो पुश फैक्टर होता है उसके कारण शायद ऐसा नहीं होता था कि समझ नहीं आता था क्या लिखें। ऐसा लगता था कि पेपर बस खत्म हो
किसी तरह। शुरू में जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। आपके फर्स्ट 2 इयर्स आपका जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत स्टीप होता है, तो वो आप अगर इफ यू आर अ क्यूरियस पर्सन तो आपको वो मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो और आप बिल्कुल बदल जाते हो 1-2 साल की प्रेपरेशन के बाद in terms of your knowledge and your personality. So that was my kick. ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार करने वाली ये है यूपीएससी परीक्षा की टॉपर नंबर 3 गामिनी सिंगला। परीक्षा का परिणाम आने के बाद गामिनी अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर पहुंच गईं। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं गामिनी। कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, लेकिन सपना हमेशा सिविल सर्विसेज में जाने का रहा। सबसे पहले तो भगवान जी को ही और फिर मेरी सारी फैमिली को, जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, इमोशनली भी और स्टडीज में भी। मेरी पूरी हेल्प मेरे फादर ने मेरे साथ मिलके की है। काफी न्यूज़पेपर्स वो पढ़ते रहे हैं और उन्होंने मार्क कर करके दिए ताकि मेरा टाइम सेव किया जा सके। और मेरे ब्रदर, मेरी मदर, इन सब ने इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मॉरली बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा ने इवन स्टैटिक की बुक्स भी पढ़ी मेरे साथ, ताकि वो मुझे सजेस्ट कर सके, गाइड कर सके, डिस्कस कर सके। तो आई थिंक मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट क्विट, और रिफ्लेक्ट बैक जरूर करें व्हाट एवर योर मिस्टेक्स हैव बीन। इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है। सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें और हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। यूपीएससी परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे ऐश्वर्य वर्मा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस परीक्षा को पास भी करने वाले हैं, इसलिए वो अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी में जुट गए। लेकिन जब नतीजा आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जितना भी आपका टारगेट है, जितनी देर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसको बिल्कुल फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल कट ऑफ मतलब वर्ल्ड से कट होने की जरूरत है या फिर बिल्कुल 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे ये टारगेट खत्म करना है और उसको फुल एफिशिएंटली ईमानदारी से करिए। कई बार क्या होता है, कोई बैठे रहते हैं 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एफिशिएंसी उतनी नहीं आती, और कई बार वही चीज कोई 4-5 घंटे की अच्छी प्रिपरेशन में कर जाता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप बना के रखें और यूपीएससी सिलेबस से स्टिक रहें तो ये प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कई बार पोर्ट्रे करी जाती है। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 को पास किया है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन टॉपर्स का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ पीएम मोदी ने उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया जो इस बार यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों की निराशा को पूरी तरह से समझ सकता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये प्रतिभाशाली युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए कुल 685 कैंडिडेट्स अब आईएएस, आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा में आईएफएस समेत दूसरे विभागों में अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।